हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो आज हम लोग यूआरटीएस का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ऐसे ही लगातार यूआरटीएस के जो पेपर चल रहे हैं उसकी डिस्कशन लगातार होती चली जा रही है और आज हम उसमें जूलॉजी का डिस्कशन कर रहे हैं और इसमें चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक एक कर हर एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है उसको डिटेल में समझेंगे और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं एक एक कर हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या हम इसे ही बुलाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसमें हमसे पूछा गया है इल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो इल्यूशन का मतलब हम बायोटेक एप्लीकेशन में पढ़ते हैं कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है उसमें एगरॉस जेल प्रेजेंट होता है। उसमें जो हमारी डिजायर्ड जीन होती है उसको एगरॉस जेल के साथ पहले काट कर हटाते हैं और काटने के बाद हम उसे मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने के बाद हम उस डिजायर्ड जीन को सेपरेट करते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इल्यूशन। तो यहां पर अगर हम देखें ऑप्शन पहला है रिमूवल ऑफ डीएनए फ्रॉम, सेंट्रिफ्यूगेशन के बाद नहीं होती। सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, इसी को हम क्या बुलाते हैं, इल्यूशन। दो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म है पूरी बायोटेक में, एक है नाम इल्यूशन और एक नाम है स्पूलिंग। जब प्रेसिपिटेटेड फॉर्म ऑफ डीएनए को हम बाहर की तरफ निकालते हैं तो वो स्पूलिंग कहलाता है, और जब हम किसी डीएनए को सेपरेट कर जेल से काट कर बाहर निकालते हैं तो हम इसे बुलाते हैं इल्यूशन। इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीबीआर 322, ये वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में एक डायग्राम बनी हुई है सर्कुलर फॉर्मेट में, वो एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जिसका नाम है पीबीआर 322। अब हमसे बोला जा रहा है ना कि फॉरेन डीएनए जो है उसको हम जोड़ रहे हैं किसमें, पीबीआर 322 में। एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। उसमें दो सिलेक्टेबल मार्कर होती है, एक एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन होता है और एक टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन होता है। तो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट के पास अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो वहां पे बैम H1 प्रेजेंट होती है। ये जितने भी ऑप्शंस में लिखे गए ये सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, तो हमें याद रखना है टेट्रासाइक्लिन से रिलेटेड जो है ये बैम H1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, हमसे बोला गया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जिससे कि क्रॉन गॉल होता है किसी भी डाइकोट प्लांट्स में। तो हमसे बोला गया है कि इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला, इट इज यूज टू डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक होस्ट सेल। अगर मुझे किसी प्लांट सेल में मुझे इंसर्ट अगर मैं करना चाहता हूं मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर्ड जीन को, तो डाइकोट प्लांट के लिए बस इस्तेमाल करते हैं हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस का, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए इस्तेमाल हम नहीं करते। तो पहला ही स्टेटमेंट जो है वो यहां पे इनकरेक्ट है, तो इसको ध्यान रखना है। और तुमसे ये भी पूछ सकता है कि जो टीआई प्लाज्मिड होती है वहां पे टीआई का मतलब क्या होता है, तो ट्यूमर इंड्यूसिंग, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस से क्रॉन गॉल होती है डाइकोट प्लांट में, इसको याद रखना है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आता रहता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जो फॉर्मेशन होती है उसके लिए मेन स्टेप्स हमसे पूछा गया है कि मेन स्टेप क्या होती है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक, तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए कहीं भी ऑप्शन नहीं है, ये आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट है। सबसे पहला काम हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए करते हैं और उसके बाद अगर हम देखें तो डीएनए को काटते हैं स्पेसिफिक लोकेशन से। तो यहां पर तो ये हमें पहले मिल जाएगा कटिंग ऑफ डीएनए। ठीक, एक बार जब डीएनए तुम काट लिए तो डीएनए फ्रैगमेंट का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डिजायर्ड जीन तुम आइसोलेट कर लोगे, ये काम हो गया आराम से। इसके बाद अगर उस डिजायर्ड जीन का अमाउंट अगर कम है तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए
एक तरीका है हमारे पास पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसके बाद तुम डायरेक्ट डी ऑप्शन पे चले जाओगे। जब ये काम हो जाएगा तुम्हारा, इसके बाद जो जीन ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारे पास आ चुका है, एम्पलीफाई कर चुके हो, उसको वेक्टर में तुम आराम से लगा देना, और वेक्टर में लगाने के बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगी और उसको होस्ट सेल में डाल देना। तो इसके बाद ये चला जाएगा। उसके बाद ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट ऑन लार्ज स्केल, और इसके बाद डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का काम करेंगे। इसका मतलब पहले नंबर पे हम चलेंगे बी, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, और ये पांचवें नंबर पे। मतलब बी सी डी ए ई, ऐसा एक ही ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन नंबर 4। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो स्टेप्स हमारे लिए हैं, ये स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको अच्छे से हमें यहां पे ध्यान रखना है कि इन स्टेप्स में कुछ भी चीज अगर पूछा जाए तो ये पता होना चाहिए कि क्या क्या बात यहां पे चल रही है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140। एक बहुत फेमस एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज का ही एक कैटेगरी है जिसे बुलाते हैं टैक पॉलीमरेज। क्या नाम है? फिर से बोलो, टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज is a type of DNA polymerase which is obtained from a very famous bacteria नाम Thermus aquaticus। Thermus aquaticus नाम के बैक्टीरिया से ये एंजाइम निकाली जाती है, और ये टेम्परेचर अगर तुम 100 डिग्री सेल्सियस भी रख रहे हो तो आराम से ये स्टेबल रहेगा, इसलिए इसको थर्मोस्टेबल कहते हैं। ज्यादा टेम्परेचर पे भी आराम से ये सरवाइव कर पाएगा। तो पीसीआर में इसका इस्तेमाल हम करते हैं थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज इनकरेक्टली पेयर्ड? मतलब गलत बताना है इसमें कौन है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से तुम आरएफएलपी ऑब्टेन कर सकते हो। आरएफएलपी का फुल फॉर्म क्या है? रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ते हैं। डीएनए लाइगेज से डीएनए को काटते नहीं है, डीएनए लाइगेज से तो हम डीएनए को जोड़ते हैं। कहीं पे भी लाइगेज आ जाए, लाइगेशन आ जाए, इसका मतलब जोड़ना होता है। इसका मतलब यही हमारे पास इनकरेक्ट यहां पे है। ठीक है बात इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगर कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जिसमें एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, ठीक है बात, इज ट्रांसफर्ड इनटू इकोलाई सेल एंड द होस्ट सेल्स आर स्प्रेड ऑन अगार प्लेट्स कंटेनिंग एम्पिसिलिन। एक बात बताओ, अगर रेप्लिका प्लेट में एम्पिसिलिन डालकर रखे हो और उसमें एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, इसका मतलब उस बैक्टीरिया को कुछ भी नहीं होने वाला, उस बैक्टीरिया का बाल तक बाका नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन तो प्रेजेंट है। इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्मेंट है, जो बैक्टीरियल सेल्स रिकॉम्बिनेंट वाली है, वो तो ग्रो करेगी, है ना। तो इसमें बोला दोनों ग्रो कर जाएंगे, गलत है। ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया तो ग्रो करेगी, और जो अनट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया है, वो बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। आंसर क्या चला जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें पूछा गया है इनमें से कौन सा क्लोनिंग वेक्टर नहीं है। अगर हम देखें यहां पे रेट्रोवायरस, ये भी एक क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल होता है, जिसका इस्तेमाल हम जीन थेरेपी में भी करते हैं, है ना। PBR322 फेमस क्लोनिंग वेक्टर है। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, ये जेड जीन से निकलने वाला, लैक जेड जीन से निकलने वाला एक एंजाइम है बस, है ना। तो ये क्लोनिंग वेक्टर नहीं है। और बैक तो बहुत फेमस है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर होता है। बैक हो, एक् हो, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसका इस्तेमाल हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में करते हैं। तो आंसर क्या चला जाएगा? अपना आंसर 3 चला जाएगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक टाइप का वेक्टर नहीं है। और याद रखना, क्लोनिंग वेक्टर के फीचर्स हमें 3 याद रखने हैं। एक तो ओरिसाइट होनी चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, एक ओरिसाइट और एक सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। तीसरा कमेंट में मुझे तुम बताओगे क्लोनिंग वेक्टर की कौन सी साइट होनी, कौन सा फीचर होना चाहिए। जो तीसरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बताना मुझे कमेंट में। चलो भाई, तो 143 का आंसर हमारा हो गया 3। ठीक है,
आ जाओ 144 पे, बताओ जल्दी से आंसर क्या जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। पहले बताओ ये जो मेथड है इसका नाम क्या है। जीन गन बोलते हैं, बायोलिस्टिक गन भी बोलते हैं हम इसे, है ना। इसमें जो भी एलियन डीएनए तुम डालना चाहते हो किसी होस्ट सेल में, उस डिजायर्ड जीन का तुम जो कोटिंग है वो किस चीज से कराओगे, टंगस्टन या गोल्ड से कराते हैं, क्योंकि टंगस्टन और गोल्ड जो है वो इनर्ट होती है किसी भी जीन के साथ, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। The enzyme is needed for isolating genetic material from plant cells and enzyme for isolating genetic material for fungus. सिंपल सी बात है, अगर प्लांट से ऑब्टेन करना चाहते हो तो काइटिनेज का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, सेलुलेज का इस्तेमाल करेंगे। और अगर फंजाई से निकालना चाहते हो तो काइटिनेज का इस्तेमाल करो, तो आंसर क्या चला जाएगा, 2। सिंपल है, 145 का आंसर हमारा 2 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a desirable feature of cloning vector? अभी मैं यही क्वेश्चन तुमसे पूछ भी रहा था, क्लोनिंग वेक्टर के 3 फीचर्स क्या होने चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर जीन होना चाहिए, मल्टीपल आरई के साइट होनी चाहिए, एक आरई का एक ही साइट होना चाहिए। अगर इको R1 है तो एक ही साइट होना चाहिए, ऐसा नहीं यहां भी इको R1, यहां भी इको R1 का साइट और यहां भी इको R1 का साइट। साइट हो तो बस एक हो, अगर एक से ज्यादा होगा तो ये प्रोसेस को और कॉम्प्लिकेट कर देगा। जो वेक्टर है, जो प्लाज्मिड है, वो कई टुकड़ों में टूट जाएगी, उसको जोड़ना फिर असंभव हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर आरई साइट फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, में इसी की बात कर रहा था। ज्यादा से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर देगा, ठीक है। तो मैंने अभी तुमको बोला था कमेंट में बोलने के लिए, तुमने यही बोला होगा। एक तो सिलेक्टेबल मार्कर जीन मैंने बता ही रखा था, एक ओरी साइट होना चाहिए ताकि रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सके, और वहां पे रिस्ट्रिक्शन साइट या उसी को बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट्स वहां पे होनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या चला जाएगा अपना, 146 का आंसर 3। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एसर्सन रीजन, जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए, जल्दी से फटाफट। क्या पूछ रहा है हमसे, एक पार्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसने डीएनए के स्ट्रैंड को कट किया है। ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस, देखो एनसीईआरटी जब तुम पढ़ोगे ना तो चाहे वो स्टिकी एंड भी लिखती है, साथ में लिखती है ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस, ठीक है। ऑब्लिगट से जब काटते हैं तो ऐसा मिलता है। दिस टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से थोड़ा हटकर एक्सोन्यूक्लियस नहीं होता, एंडोन्यूक्लियस ही होता है, ठीक है। तो ऑब्लिक एंड से काटे, थोड़ा सा साइड से काटे, तो असर्सन भी सही है, रीजन भी सही है। और स्टिकी एंड तभी तो प्रोड्यूस हुआ जब तुम सेंटर से हटकर थोड़ा काटे हो। तो 147 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। 148 बताओ यार, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इज ऑब्टेन्ड व्हेन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन तुम कब तैयार कर पाओगे। हेट्रोलॉगस होस्ट समझते हो, ह्यूमन की इंसुलिन की जीन अगर हम बैक्टीरिया में डाल रहे हैं तो दोनों स्पीसीज सेम है या डिफरेंट है। कहां ह्यूमन इंसुलिन की जीन है, ह्यूमन मैमलिया का मेंबर है, और कहां वो बैक्टीरिया एक सिंपल प्रोकैरियोट। दोनों स्पीसीज का आसमान जमीन का फर्क है। दोनों होस्ट एक जैसे नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग से हैं। ऐसे होस्ट को हेट्रोलॉगस होस्ट बुलाते हैं। अगर किसी डिफरेंट स्पीसीज में किसी जीन से तुम प्रोटीन को इनकोड करवा पा रहे हो तो ये हेट्रोलॉगस होस्ट की बात होती है। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इज ऑब्टेन्ड व्हेन एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोलॉगस होस्ट, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द बायोरिएक्टर आर यूज्ड इन, अगर बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज में जैसे 100 लीटर से 1000 लीटर के बायोरिएक्टर में तुमको करवाना है तो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कल्चर के लिए हम बायोरिएक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज कंस्ट्रक्टेड बाय लिंकिंग एन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन विथ नेटिव प्लाज्मिड ऑफ, प्लाज्मिड वो किसका लिया गया था, सैल्मोनेला टाइफिमोरियम नाम के बैक्टीरिया का वो प्लाज्मिड लिया गया था जिसमें हमने एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन डाली थी और उससे हमने
जो नॉर्मल इकोलाई जिसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन एब्सेंट थे, उसमें हमने एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन डाल दी थी, है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, PBR322, द लेटर्स B एंड R। बस याद रखो यार, एक फैक्ट टाइप का होता है ना। B का मतलब बॉलीवर होता है और R का मतलब रॉड्रिगीज होता है ना, जिन्होंने इस प्लाज्मिड को बनाया था। सबके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे एक प्लाज्मिड होती है PUC18, तो उसमें UC का मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, है ना। तो ये वो प्लाज्मिड हैं जिनको हमने लैब में तैयार किया है, ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड के तौर पे कंसीडर किए जाते हैं। तो 151 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, क्वेश्चन नंबर 152। एग्रोबैक्टीरियम का इस्तेमाल अगर डाइकोट प्लांट में हम रिकॉम्बिनेंट चीजों को डालने के लिए कर रहे हैं, तो रेट्रोवायरसेस का इस्तेमाल हम एनिमल सेल्स में डालने के लिए करते हैं। अच्छा, इसका इस्तेमाल वहां भी होता है, जीन थेरेपी पढ़ते हैं। 1990 में अदा की बात करते हैं हम, 4 साल की छोटी सी बच्ची है, उसमें जीन थेरेपी से चीज ठीक की जाती है। आज के जमाने में जो भी जीन थेरेपी होती है, तो लिम्फोसाइट्स में भी तो हम cDNA को डालते हैं, उसमें भी हम रेट्रोवायरस का ही इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो आंसर क्या चला जाएगा? 2। 1963 में 2 एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन इकोलाई को आइसोलेट किया जाता है। ये एंजाइम होते हैं मिथाइलेज एंड इंडोन्यूक्लियेज। मिथाइलेज का काम है कि वो आरी को काटने नहीं देती है खुद के डीएनए को, और इंडोन्यूक्लियस का तो तुम काम समझते ही हो, उसका काम है काटने का। मान लो कोई वायरस बैक्टीरिया में इंटर करता है, उसके डीएनए को आराम से आरी काट देगी और मिथाइलेज से वो बच जाती है। तो मिथाइलेशन प्रोसेस से मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाती है खुद बैक्टीरिया के डीएनए में, तो आरी खुद के डीएनए को इसलिए नहीं काट पाता है क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस चलती है मिथाइलेशन की। तो इसमें ना डेट याद रखना अच्छे से, तुम कब की बात की जा रही है? 1963 की बात की जा रही है, और दोनों एंजाइम्स के नाम तुम्हें अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट इको R1 है, तो ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगा। काटोगे कहां से? साइड से काटोगे। कहां से काटोगे? साइड से काटोगे। जब यहां से काटोगे ऑब्लिक कट बनेगा। कौन सा कट? ऑब्लिक कट। ये भी फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखना, और इसका सीक्वेंस तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। GAATTC। रिकॉग्निशन साइट कंसीडर करने के लिए 2 चीजें समझते हैं, 1 बेस पेयर, 2 बेस पेयर, 3 बेस पेयर, 4 बेस पेयर, 5 बेस पेयर, 6 बेस पेयर। चाहे 4 का हो, चाहे 6 का हो, चाहे 8 का हो, अगर ये बेस पेयर हैं, कह दो रिकॉग्निशन साइट है वो। दूसरी चीज, पैलिंड्रोमिक नेचर का होना चाहिए, उल्टा सीधा एक बराबर होना चाहिए। GAATTC, GAATTC। तो इसको क्या बुलाओगे? इसको क्या बुलाओगे? बोलोगे रिकॉग्निशन साइट है ये किसका? इको R1 का, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्निक्स इंक्लूड इन बायोटेक्नोलॉजी एक्सेप्ट। बायोटेक्नोलॉजी में कौन सी चीज नहीं आएगी ये बताना है तुम्हें। ब्रेड और वाइन क्या बायोटेक में आएगी? ओल्ड बायोटेक में तो आती ही है, जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म के नेचुरल कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल कर कर हम ये काम करते हैं। वैक्सीन बनाने में भी काम आती है। कोई डिफेक्टिव जीन को क्योर करना है, करेक्ट करना है, जैसे जीन थेरेपी में हमने किया था, उसमें तो जीन ही डिलीट हो गई थी, इस मामले में भी इस्तेमाल करते हैं। एग्रीकल्चरल फील्ड में इक्विपमेंट्स में इसका कोई काम नहीं है। एग्रीकल्चरल फील्ड में मान लो तुम हल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो हल हम बायोटेक से थोड़ी बनाएंगे, है ना। तो 154 का आंसर क्या चला जाएगा? 4। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ क्या लग रहा है, फटाफट बताओ क्या लग रहा है। प्राइमर्स, प्राइमर्स, प्राइमर का इस्तेमाल तुम पीसीआर में कर दो। अगर कोई वायरल डिजीज को डिटेक्ट करना है ना, तो वायरस स्पेसिफिक प्राइमर लगाओगे, ठीक है। मतलब ओवरऑल प्राइमर का इस्तेमाल पीसीआर में है, ठीक है। नेक्स्ट, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। सेपरेशन हो, प्यूरिफिकेशन हो, आइसोलेशन हो, ये सारी चीजें डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का पार्ट है। A का 1 B का 4, A का 1 B का 4,
ए का 1, बी का 4। नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए, चिल्ड इथेनॉल, उसके बाद स्पूलिंग का काम, सी का आंसर 2 2 2, ये मिल गया हमारा। डी भी देखिए लो, ट्रांसफॉर्मेशन फॉरेन डीएनए जो बैक्टीरिया में जाती है, ठीक है। 156 का आंसर क्या लगाओगे? 4 लगाओगे, है ना। चलो नेक्स्ट, 157, अपॉन एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डीएनए स्टैंड विथ इथिडियम ब्रोमाइड विल शो, कलर कैसा आएगा? तो कलर ब्राइट ऑरेंज कलर आएगा। कलर कैसा आएगा? ब्राइट ऑरेंज कलर आएगा, ठीक है। तो याद रखना, ये काफी फेमस क्वेश्चन है कि जब डीएनए को स्टेन करते हैं ना इथिडियम ब्रोमाइड से, तो उसके बाद जो कलर हमें दिखता है ना वो ब्राइट ऑरेंज कलर, कौन से लाइट से? यूवी रेडिएशन से होगा, एक्सरे से नहीं, यूवी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is incorrect with respect to the most commonly used matrix in gel electrophoresis for separation of DNA fragment? ये एक्सट्रैक्ट होता है सीवीड से, बात बिल्कुल सही है, सीवीड से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं हम। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अगार, ठीक बात है। इट इज ए नेचुरल, ये मोनोमर नहीं है, इसको क्या बुलाओगे? पॉलीमर। और सिविंग इफेक्ट होता भी है, तभी तो जो छोटी वाली डीएनए है वो नीचे की तरफ आती जाती है ना, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो सीविंग इफेक्ट तो इसमें लगता ही है। जितने भी एग्रॉस जेल के मॉलिक्यूल जो लगाए जाते हैं ना, उनके बीच बीच में गैप भी रखा जाता है ताकि उसमें सीविंग इफेक्ट हो, आराम से, जैसे घरों में चलनी का इस्तेमाल करते हैं ना आटा को करने के लिए, उसी तरीके से यहाँ पर सीविंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 158, जिसका आंसर हमने क्या लगाया? इसका आंसर लगाया हमने 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए पे चार्ज कैसा? नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और वो किधर मूव करते हैं? पॉजिटिवली चार्ज की तरफ मूव करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। हिस्टोन पे भी चार्ज कैसा? पॉजिटिव। डीएनए पे भी चार्ज कैसा? नेगेटिव। हिस्टोन्स आर रिच इन विच बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यू? लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन आर्जिनिन होता ज्यादा है, लेकिन होता उसमें हिस्टिडीन भी है, वैसे अमाउंट ज्यादा है लाइसिन और आर्जिनिन का। क्वेश्चन नंबर 160, कौन सा डायरेक्ट मेथड नहीं है जीन ट्रांसफर का? माइक्रो इंजेक्शन से तुम डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो, किसी वेक्टर की जरूरत नहीं है। जीन गन से भी दोनों का मतलब एक होता है ना। बैक्टीरियोफेज से तुम डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। जीन गन तो तुम जानती हो, प्लांट्स के लिए भी बेस्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेल वॉल को भी पेनेट्रेट कर देगा, ठीक है। तो सिंपल बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ROP कोड्स फॉर द प्रोटीन जो कि प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होती है। दिस जीन इज इनएक्टिवेटेड इन PBR322 इफ इट इज ट्रीट विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है यार, डायरेक्टली देखोगे जब तुम डायग्राम NCERT का PBR322 का, तो उसमें साफ तुमको दिख जाएगा ये। द पर्पस बिहाइंड एग्रोबैक्टीरियम अटैक ओवर डाइकोट प्लांट इज, ठीक है। द पर्पस बिहाइंड एग्रोबैक्टीरियम अटैक ओवर डाइकोट प्लांट इज, एग्रोबैक्टीरियम से कौन सी चीज होती है? क्रॉनगॉल होता है, पता है तुम्हें? क्रॉनगॉल होता है ना। तो नॉर्मल प्लांट सेल्स को किस में बदल रही है? ट्यूमर में, और डायरेक्टली ट्यूमर से ये सब चीजें हो रही हैं, तो ओवरऑल डायरेक्टली याद रखना है इसे ट्यूमर होता है। सिंपल बोलूं ना तो कैंसर होता है ना, ठीक है, कैंसर होता है यहां से, मतलब क्रॉनगॉल एक टाइप का प्लांट कैंसर ऐसा कह सकते हो, क्योंकि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन यहां पे होती है। Select the cation which increase the efficiency with which DNA enters the bacteria through pores in its cell wall. Divalent cation होती है जिसका नाम कैल्शियम आयन होता है, ठीक है। तो कैल्शियम आयन से ना तुम आराम से पोर वगैरह क्रिएट कर पाओगे, तो इससे आराम से काम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 165, नेटिव इकोलाई कैरी रेसिस्टेंट, नहीं, जो नॉर्मल इकोलाई सेल होती है ना उसमें होता ही नहीं है कोई भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ना वो तो गलत हो गई। BMH1 इज अ सिलेक्टेबल मार्कर जीन। सिलेक्टेबल मार्कर जीन नहीं है यार, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए? गलत। 165 का आंसर 2। नेक्स्ट,
The advantage of a sparged stirred tank bioreactor over simple stirred tank bioreactor. स्पार्ज में स्पार्जर लगेगा, ऑक्सीजन को ज्यादा तेजी से इंक्रीज करेगा। सिंपल बात है यार। दो टाइप के चीजें होती हैं, एक का नाम है हमारे पास स्पार्ज्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर और एक और का नाम है सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। तुमसे पूछे सबसे कॉमन किसका इस्तेमाल होता है, तो सबसे कॉमन इस्तेमाल होगा सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर का। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि स्पार्जर का इस्तेमाल किसमें है, तो इसमें स्पार्जर का इस्तेमाल होता है और इसमें इंपेलर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का कौन सा पार्ट नहीं है, हमसे यह पूछा जा रहा है, तो बताओ जरा कौन सा पार्ट नहीं है। सुटेबल प्रिजर्वेशन डालना है, ठीक है, पार्ट है। क्लिनिकल ट्रायल्स इन केस ऑफ ड्रग्स, प्यूरिफिकेशन भी कर सकते हो। लार्ज स्केल में कल्चर कराना होस्ट सेल का बायोरिएक्टर में, ये उस वक्त की बात है जब हम ऑब्टेन करते हैं फॉरेन जीन प्रोडक्ट को, है ना। तो ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं है। प्रिजर्वेटिव्स डालना, मार्केटिंग करना, ये सब डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का पार्ट है, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं है। हाँ, ये आना चाहिए सबको। क्वेश्चन नंबर 168 सबसे फेमस क्वेश्चन है, वो डायग्राम एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बताओ जल्दी से। यहां पे क्या मिलेगा हमें, इको R1। ए में तो सिंपल बात पता है, बताओ यार बी में क्या मिलेगा, यहाँ टेट्रासाइक्लिन है तो BAMH1। सी में क्या मिलेगा, ये दोनों एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन के लिए है। और डी में यहाँ ओरिसाइड, तभी तो ROP से प्रोटीन निकलती है और मदद करती है इसमें। बहुत फेमस डायग्राम है यार, 168 नंबर, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना एकदम, है ना। मतलब मैं तो कह रहा हूं ना कि एक बार एनसीईआरटी से देखो, इस डायग्राम को ड्रॉ करो कॉपी में, एनसीईआरटी को बंद करो, खुद से एक बार ड्रॉ करो, ऐसे 4 से 5 बार ड्रॉ करो, पूरी की पूरी याद हो जाएगी, है ना। मेनली इसका याद रखना अच्छे से यार, ये वाला और ये वाला, ये दोनों अच्छे से बस याद रखो, ठीक है। तो 168 का आंसर क्या जाएगा, क्या किए हम, 4 जाएगा फिर, है ना, इको R1 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169 नंबर पे आ जाओ जल्दी से। क्या पूछा है, प्लाज्मिड आर वाइडली यूज्ड एज वेक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए। सही बात है। अच्छा, इनकरेक्ट पूछ रहा है क्या। प्लाज्मिड हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ, ठीक बात है। If we are able to link an alien piece of DNA with plasmid, we can multiply its number equal to the copy number of the plasmid. जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो यार, है ना। Plasmid is an autonomously replicating linear, सही तो सारे हैं, क्या पूछ रहा हमसे, इनकरेक्ट ना। प्लाज्मिड इज एन ऑटोनोमसली, ठीक है। अच्छा, लीनियर की जगह पे क्या चला जाएगा, सर्क्यूलर। प्लाज्मिड सर्क्यूलर होती है, पूरे चैप्टर में इसी की तो बात करते हैं हम, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है प्लाज्मिड, है ना। चलो यार आ जाओ 170 नंबर। टैक पॉलीमरेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर कैटलाइज्ड बाय टैक पॉलीमरेज का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां पे प्राइमर से चीजें रिलेटेड होती हैं। तो प्राइमर कौन से ऑप्शन में है, इसमें भी है, इसमें भी है ना। अनिलिंग वाले में काम करते हैं और अनिलिंग के बाद काम करते हैं, मतलब एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। हाँ, तो पॉलीमरेज है तो पॉलीमर बनाने का काम करेगा, तो इस टाइम पे एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एंड ऑन द। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट में 5 एंड पे या 3 एंड पे, जल्दी से बताओ कहां लगाते हो, 3 एंड पे लगाते हैं ना। फर्स्ट डिस्कवर्ड आरी हिंद टू, इसको याद रखना है, पहली बार डिस्कवर यही की गई थी। इसके बाद तो स्मिथ वगैरह आए थे, है ना, नाथन स्मिथ, उन्होंने डिस्कवर किया था फिर इको R1 को, ठीक है। हाँ, कॉम्पिटेंट सेल पहले बताओ किसको बोलते हैं, कॉम्पिटेंट सेल्स किसको बुलाएंगे। एक ऐसी सेल जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए आने की कैपेसिटी है, वो रिकॉम्बिनेंट सेल कहलाती है, ठीक है, कॉम्पिटेंट सेल कहलाती है, ठीक है। इसमें करते क्या है, सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें हम होस्ट सेल को डालते हैं और उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालते हैं, ठीक। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे जाए उसमें, हम पहले उसमें डाइवेलेंट कैटायन डालते हैं। डाइवेलेंट कैटायन पे मतलब कैल्शियम रखते हैं हम, और कैल्शियम पे चार्ज पॉजिटिव होता है, और इस तरीके से डीएनए पे चार्ज तो नेगेटिव है, तो अट्रैक्ट हो जाती है होस्ट सेल के तरफ। इसके बाद
हम उसमें पोर्स क्रिएट करना चाहते हैं ताकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर की तरफ एंटर कर जाए। इसके लिए हम पहले 0 डिग्री सेल्सियस मतलब बर्फ में हम उस चीज टेस्ट ट्यूब को रखते हैं, जिसके कारण दीवारें धीरे धीरे अब उसमें पूरी तरीके से जम जाती हैं। तुरंत उठाकर उसको 42 डिग्री सेल्सियस पे हम रखते हैं 2 मिनट्स के लिए। पहले ठंडा किया, फिर गर्म किया, उसके बाद तुरंत ठंडा करते हैं। ठंडा गरम ठंडा। तुम पहले उतरो बर्फ वाले पानी में, फिर तुमको उतारा जाए गर्म पानी में, और फिर तुमको उतारा जाए बर्फ के पानी में। बताओ शॉक लगेगी या नहीं? इसमें भी बिल्कुल शॉक लगा शॉक लगा, है ना? इस टाइप का माहौल बनता है पूरा। तो पहले कैटायन डाल दो, फिर ठंडा गरम ठंडा, ठंडा गरम ठंडा, ठंडा गरम ठंडा करते हैं तो ये आ जाएगा ठंडा गरम ठंडा। 172 का आंसर क्या चला गया? 4 नंबर चला गया। नेक्स्ट, क्लोनिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी एलियन डीएनए। ठीक है, क्लोनिंग से बहुत सारा तैयार कर लिए तुम, सही बात है। एलियन डीएनए इज लिंक्ड विद द होस्ट डीएनए हैविंग ओरी विच अलाउज एलियन डीएनए टू रेप्लिकेट। सही बात है, दोनों सही है। एक्सप्लेन भी कर रही है, मल्टीपल कॉपीज बनाना तो ओरी साइट की मदद से ही तो ये हो पाएगा। तो 173 का आंसर क्या हो जाएगा? 1। 174 पूछा क्या गया है? कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? जल्दी से बताओ, क्या लग रहा है तुम्हें, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? द सबस्ट्रेट फॉर आर इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही कटता तो है 4, 6, 8 बेस पेयर का। द टर्म केमिकल नाइफ आरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। आरी आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर, सही बात है। 900 restrictions enzymes are obtained from 230 strains of bacteria। उल्टा कर दिया डेटा को, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया हमने 900 एंजाइम्स ऑब्टेन किए हैं। आंसर क्या चला जाएगा? 4। गलत स्टेटमेंट है ये। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रैगमेंट मूवमेंट ऑन एग्रॉस जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? जो स्मॉलर वाली है वो जल्दी जल्दी भागेगी, दूर दूर भागेगी। 175 का आंसर क्या चला जाएगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बड़ा सिंपल है यार। पीसीआर में 3 प्रोसेस होते हैं, डीनेचुरेशन, एनलिंग और एक्सटेंशन, है ना? तो आंसर क्या चला जाएगा? 4। डीनेचुरेशन, एनलिंग और एक्सटेंशन। नेक्स्ट, which of the following is commonly used as a vector for introducing a DNA fragment in human lymphocyte? रेटोवायरस का इस्तेमाल करते, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया। जीन थेरेपी जो बात करते हैं उसमें होती है इस्तेमाल। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है यार, इसको बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या लग रहा है? सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज अ कम्बरसम, मतलब डिफिकल्ट प्रोसेस। रिकॉम्बिनेंट्स को चूज करना मुश्किल का प्रोसेस तो है, बड़ा मेथड होता है, पहले मास्टर प्लेट फिर रेप्लिका प्लेट, मुश्किल का मेथड तो है ना? इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियसली प्लेटिंग ऑन 2 प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक। एक में एम्पिसिलिन रखते हैं और एक में टेट्रासाइक्लिन वाली रखते हैं। तो पूछा गया है कि क्या ये कंबर्शन प्रोसेस, बिल्कुल इसी वजह से ये कंबर्शन प्रोसेस है। दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पे सही है, लेकिन एक्सप्लेन भी तो कर ही रहा है, तो ये चीज बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्पूलिंग क्या है? जो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म ऑफ डीएनए है उसको तुम्हें निकालना, आइसोलेट करना, वही स्पूलिंग है। ठीक है, तो 179 का आंसर 4। आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 180। 2 स्टेटमेंट तुम्हें दिए गए हैं, जल्दी से बताओ क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? जल्दी से बताओ। Unless one cuts the vector and the foreign source DNA with the same RE, the recombinant vector molecule cannot be created. देखो यार, सिंपल सी बात है, ये पूरी बायोटेक की एक सिंपल प्रिंसिपल है कि जब हम आरई से, जिस आरई से, जैसे मानो बैम H1 है, जब हम बैम H1 से डीएनए के फ्रैगमेंट्स को काट रहे होंगे, जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जब हम उसको डाइजेस्ट कर रहे होंगे, उसी सेम आरई से हमें वेक्टर को भी काटना होगा ताकि दोनों में उसी टाइप से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो पाए। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
When cut by the same RE, the resultant DNA fragments have the same kind of sticky end and this can be joined together with vector using DNA ligase. बिल्कुल सही बात है. स्टेटमेंट क्या चला जाएगा? ट्रू. अगर ऊपर एसर्शन होता, नीचे रीजन होता, फिर भी बोलते एसर्शन भी सही, रीजन भी सही, एक्सप्लेनेशन भी सही है ना? तो आंसर क्या चला जाएगा? 180 का आंसर 1. यही टोटल थे 45 क्वेश्चंस. मुझे कमेंट में बताओ तुम्हारे 45 क्वेश्चंस में कितने सही गए हैं. और ये बायोटेक का प्रिंसिपल का क्वेश्चन था जो हमने अभी 45 क्वेश्चन किया. ऐसे ही यूआरटीएस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के पेपर का डिस्कशन हो रहा है. पिछली बार मैंने बॉटनी के पेपर का डिस्कशन किया था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का. इस बार बायोटेक का है ना. आगे ऐसी और डिस्कशंस होते रहेंगे. कमेंट में लिखकर बताएं कि यूआरटीएस से क्या बेनिफिट हो रहा है इस डिस्कशन से. इसी चैनल पे पटना पल्स बाय अनअकैडमी पे और भी वीडियोस आगे अपलोड होते रहेंगे. नीट के एग्जाम में वक्त काफी कम है तो अपने साइड से मेहनत करें, है ना. और कहते भी हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा. रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा. थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा. तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच. लेट्स क्रैक इट.